पिछले क्लास में हम सेल के फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में हम समझा दिए थे अच्छी तरह से। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ था, सारी चीज़ समझ गए थे। लेकिन आज हम जो बताने जा रहे हैं वो सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल डिवीजन के बारे में। तो सबसे पहले सेल डिवीजन होता क्या है ये जानना जरूरी है। सेल डिवीजन कहते किसको है और सेल डिवीजन होता क्या है और सेल डिवीजन होता क्यों है, ये तीन चीजें। सबसे पहले सेल डिवीजन होता क्या है, सेल डिवीजन क्यों होता है और सेल डिवीजन कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं कि सेल डिवीजन सबसे पहले बात कि कहते किसको है। सेल डिवीजन जो है ना, सेल डिवीजन जो है ना, एक कोशिका को नई कोशिका, मान लीजिए एक कोशिका है और फिर वो कोशिका डेथ कर गया, कोशिका मर गया, तो फिर उसके जगह एक और कोशिका बन जाएगा, तो उसे ही सेल डिवीजन कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। जो पुरानी कोशिका, जो पहले से जो कोशिका है वो क्या कहलाएगा? वो पेरेंट सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पेरेंट सेल कहलाएगा। और जो नई कोशिका बनाया तो वो कहलाएगा डॉटर सेल। मतलब एक पुरानी कोशिका और दो नई कोशिका, मतलब एक अपनी जगह पे रख लेगा, एक जो खाली जगह है, जो मर गया था वो खाली जगह जो है, वो खाली जगहों के पर एक नई कोशिका जो आएगी वो कोशिका कहलाएगी डॉटर सेल। मतलब जरा समझिए इसको। यह मान लीजिए ये सेल है ना, ये सेल है, ये सेल विभाजन किया, ये सेल विभाजन किया तो ये एक अपनी जगह पर रख लेगा और एक बगल की कोशिका डेथ जो हुई थी यहां पर एक कोशिका आ गई, तो ये कोशिका विभाजन हुआ, तो ये पूरा कोशिका क्या कहलाएगा? ये पेरेंट सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पेरेंट सेल। हिंदी में उसको मातृ कोशिका कहते हैं, पेरेंट सेल कहलाएगा। और जो नई कोशिका जो विभाजन हुआ है, ये जो विभाजन हुआ है ये नई कोशिका कहलाएगी डॉटर सेल। समझ में आ गया? जो पुरानी कोशिका है, जो पहले से कोशिकाएं हैं, मान लीजिए ये कोशिका पहले से है और ये कोशिका डेथ हो गया था, मान लीजिए कोशिका डेथ हो गया था, अब तो ये खाली जगह हो गया, तो और ये कोशिका पहले से है, यही बगल की कोशिकाएं विभाजन करेगी और ये वाली कोशिका कहलाएगी पेरेंट सेल। कौन सी सेल? पेरेंट सेल। और बगल में जो कोशिका विभाजन करके जो खाली जगह, जो पहले खाली जगह जो थी, और उसी खाली जगह पर ये कोशिका विभाजन करके यहां पर जो आएगी तो ये कोशिका कहलाएगी डॉटर सेल। कौन सा सेल? डॉटर सेल। मतलब पुरानी कोशिकाएं पेरेंट सेल और नई कोशिकाएं डॉटर सेल। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखते हैं कि कोशिका विभाजन का पता कैसे चला, कैसे पता चला कोशिका विभाजन का कि कोशिका विभाजन होता भी है। तो 1855 में एक साइंटिस्ट थे, 1855 में एक साइंटिस्ट थे, विरचाओ। क्या नाम था उसका? विरचाओ नाम था। उन्होंने ही पता लगाया कि कोशिका विभाजन होता है। विरचाओ ने 1855 में पता लगाया कि कोशिका विभाजन होता है। तो कोशिका विभाजन के बारे में समझ गए। अब जरा देखते हैं कि कोशिका विभाजन क्यों जरूरी है। तो कोशिका विभाजन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब वृद्धि और विकास के लिए जरूरी है। कोशिका विभाजन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के लिए यह जरूरी होता है। कोशिका विभाजन वृद्धि और विकास के लिए जरूरी होता है और रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजनन के लिए यह जरूरी होता है। कोशिका विभाजन क्यों जरूरी है समझ गए। कोशिका विभाजन जरूरी इसलिए है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब वृद्धि और विकास के लिए और प्रजनन के लिए। यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब जरा देखिए कि कोशिका विभाजन होता क्या तरह का है। तो कोशिका विभाजन तीन तरह का होता है। कौन कौन? एमाइटोसिस, माइटोसिस और म्यूसिस। चलिए उसको जरा समझते हैं। सेल डिवीजन, थ्री टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। ये तीन टाइप से होगा। पहले एमाइटोसिस, दूसरा माइटोसिस और तीसरा मियोसिस। माइटोसिस और म्यूसिस, ये तीन टाइप्स होते हैं सेल डिवीजन का। लेकिन हम लोग जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो माइटोसिस और म्यूसिस। ये माइटोसिस का उतना ये नहीं है, इसलिए कि ये मतलब इसमें प्रोटोजोआ में, बैक्टीरिया में, वायरस में ये सेल डिवीजन होता है एमाइटोसिस का। तो सबसे पहले जरा मैं ये माइटोसिस को जरा देखते हैं। माइटोसिस और म्यूसिस, ये सेल डिवीजन पूछेगा कि कितना तरह का होता है, तो सेल डिवीजन तीन तरह का होता है, एमाइटोसिस, माइटोसिस और म्यूसिस। तो एमाइटोसिस बैक्टीरिया में होता है, प्रोटोजोआ में होता है, नील हरित शैवाल में होता है, इस सब में एमाइटोसिस सेल डिवीजन होता है। लेकिन माइटोसिस के बारे में जरा देखते हैं और समझते हैं माइटोसिस को। माइटोसिस में जो है प्रथम फेज जो होता है इंटरफेज,
अच्छे से समझिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, बहुत कंफ्यूजन रहता है। माइटोसिस फेज, इंटरफेज और माइटोसिस फेज। तो माइटोसिस जो है ना, ये जस्ट मान लीजिए ये सेल है, ये सेल है। सेल के अंदर हम बताए थे न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल के अंदर राइबोसोम होता है, सेल के अंदर गोल्गी बॉडी होता है, सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सेल के अंदर लाइसोसोम होते हैं, सेल के अंदर वैक्यूल होते हैं। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया गोल्गी बॉडी, ये हो गया राइबोसोम, ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया वैक्यूल, ये हो गया सेंट्रोसोम, और ये हो गया राइबोसोम, और ये हो गया न्यूक्लियस, और इसके अंदर एक चिपचिपा तरल पदार्थ होगा। ये सेल है, ये सेल है। अब देखिए ये विभाजन करेगा, विभाजन अब करेगा तो देखिए कैसे विभाजन करता है। ये पहले सबसे पहले इंटरफेज में होगा, तो इंटरफेज में होगा, और उसके बाद फिर जो है यहां पर माइटोसिस फेज होगा। माइटोसिस में भी 4 तरह का होता है। पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा टेलोफेज। उसके बाद फिर ये साइटोकाइनेसिस, ये कैरियोकाइनेसिस। इंटरफेज, इंटरफेज में जो है ना क्या होता है, कोशिका विभाजन की तैयारी होती है, कोशिका विभाजन की तैयारी होती है, और इसमें समय लग जाता है, 95% समय लग जाता है इसी में, तैयारी में। अब जरा समझिएगा बढ़िया से, माइटोसिस जो फेज होता है, प्रथम फेज होता है, या इंटरफेज, प्रथम फेज, ये इंटरफेज होता है। और इंटरफेज कोशिका विभाजन में जो है ना 95% समय लग जाता है ये इंटरफेज में। अब जरा दूसरा फेज जो आता है ये माइटोसिस फेज जो है, तो माइटोसिस में भी 2 फेज होता है, एक कैरियोकाइनेसिस होता है और एक साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस कहते हैं किसको है, मान लीजिए ये सेल है, और इस सेल के अंदर सबसे पहले जो विभाजन होगा तो वो सबसे पहले केंद्रक में विभाजन होगा, केंद्रक में विभाजन होगा। और केंद्रक में विभाजन जो होगा तो वो चार फेज से होकर के गुजरेगा। पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा टेलोफेज। ये टेलोफेज आते आते पूरा कोशिका विभाजन हो जाता है। तो सबसे पहले जो कोशिका का विभाजन जो होता है, तो सबसे पहले कोशिका का विभाजन होता है केंद्रक में। केंद्रक सबसे पहले कोशिका विभाजन होता है। तो केंद्रक के जब केंद्रक वाला जब फेज होगा, जब विभाजन होना शुरू होगा, सबसे पहले केंद्रक जो विभाजन होना शुरू होगा तो वो कहलाता है कैरियोकाइनेसिस। क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस। याद रहेगा, कोई दिक्कत पूछेगा कैरियोकाइनेसिस किसे कहते हैं, तो कोशिका विभाजन जो सबसे पहले जो कोशिका विभाजन होता है तो सेल के न्यूक्लियस विभाजन होता है, और न्यूक्लियस के विभाजन जब होगा तो उस फेज को कहलाता है कैरियोकाइनेसिस। अब जरा देखिए, इसके अंदर जब ये कैरियोकाइनेसिस होगा ना तो इसके अंदर चार फेज होता है। पहला प्रोफेज होगा, ठीक है, उसके बाद फिर मेटाफेज होगा और एनाफेज होगा, और उसके बाद फिर लास्ट में टेलोफेज होगा। ये चार याद रखना है, यहीं पे कंफ्यूज करता है। तो ये प्रोफेज किसमें होगा? कैरियोकाइनेसिस में। उसके बाद पूरा सेल जब डिवीजन हो जाएगा तो फिर क्या कहलाएगा? वो साइटोकाइनेसिस कहलाता है। पूरा सेल मतलब ये एक सेल है, उसके बाद फिर बगल में यही कोशिका बगल में विभाजित कर जाएगी, तो इसके अंदर भी यही जितने ऑर्गन इसके अंदर होते हैं वही ऑर्गन यहां भी हो जाएगा। तो यहां न्यूक्लियस होगा, यहां माइटोकॉन्ड्रिया होगा, यहां गोल्गी बॉडी होगा, यहां राइबोसोम होगा, यहां एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, यहां वैक्यूल होगा, यहां सेंट्रोसोम होगा, यहां राइबोसोम होगा। तो ये मान लीजिए ये पूरा सेल है ना, ये पूरा सेल है, और ये सेल इस जगह खाली जगह था, इस जगह सेल था ही नहीं, मतलब इस जगह कोई सेल नहीं था। तो ये विभाजन जो होगा तो सबसे पहले विभाजन की तैयारी होगा, तो वो पहला फेज कहलाएगा इंटरफेज। और इंटरफेज में ही 95% समय लगता है इंटरफेज में। और उसके बाद जो सबसे पहले सेल का जो ऑर्गन सबसे पहले जो विभाजन होगा तो वो सबसे पहले विभाजन होगा न्यूक्लियस। सबसे पहले जो विभाजन होगा तो वो न्यूक्लियस विभाजन होगा, और
न्यूक्लियस का 4 टाइप्स में 4 फेज में विभाजन होगा। तो कौन कौन? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये 4 स्टेप आते आते उसके बाद फिर पूरा सेल डिवीजन, मतलब ये टेलोफेज आते आते क्या होगा, बगल में उसी तरह से एक सेल बन जाएगा और जो खाली जगह था वहां पर भी वो चला जाएगा, ये सेल विभाजन होकर के। तो इतने इसमें जितना ऑर्गन होंगे ना, वो सारे ऑर्गन इसमें भी विभाजित होकर के आ जाएगा। तो ये जब कोशिका का जब विभाजन होना शुरू होगा, मतलब ये कोशिका है, इस कोशिका का जो विभाजन होना शुरू होगा तो वो कहलाएगा साइटोकाइनेसिस। और जब न्यूक्लियस का विभाजन होगा तो वो कहलाएगा कैरियोकाइनेसिस, और जब सेल का विभाजन होगा तो वो कहलाएगा साइटोकाइनेसिस। चलिए समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं।